आपका स्वागत है वाक्य की दूसरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के आधार पर। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो वक्ता के आशय को स्पष्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य के दो भेद जो हमने पढ़े थे, पहला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर वाक्य। आगे देखते हैं। तो जैसे कि परिभाषा मैंने अभी बताई है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो वक्ता के आशय को स्पष्ट करे उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या ये भी बोल सकते हैं हम कि कर्ता या कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, उद्देश्य। और विधेय वो होता है यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। जैसे इस उदाहरण से एक बार देख लेते हैं हम। रोहन कानपुर में रहता है, तो इस वाक्य में रोहन हुआ हमारा उद्देश्य या कर्ता, कुछ भी हम बोल सकते हैं। और कानपुर में रहता है ये हुआ हमारा विधेय, है ना। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग हमने पढ़े थे। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। अगर आपने मेरी वाक्य की जो पहली क्लास है वो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य। क्या होता है सरल वाक्य, पहले परिभाषा जान लेते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब देखो, जैसे उद्देश्य क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ लिया था। जो वाक्य की हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब आती है बात मुख्य समापिका क्रिया। क्या होता है समापिका क्रिया, क्या होती है? तो समापिका क्रिया होती है, यह क्रिया वाक्य में कार्य की समाप्ति को क्या करती है, दर्शाती है। वह क्रिया जो वाक्य में कार्य की समाप्ति को कार्य की समाप्ति को दर्शाती है वह समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि समापिका क्रिया वो होती है जिससे हमें ये पता चले कि कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है समापिका क्रिया। अब आइए इन उदाहरणों से हम सरल वाक्यों को समझ लेते हैं। तो जैसे कि अभी देखा हमने कि सरल वाक्य में क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया होती है। मुख्य समापिका क्रिया की एक और बात मैं विशेषता यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि मुख्य समापिका क्रिया जिस भी वाक्य में आ जाती है तो इस क्रिया के बाद दूसरी किसी भी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद ये मतलब वाक्य को क्या कर देती है, पूर्ण कर देती है। उदाहरण देख लेते हैं हम। रोहन खेलता है, रोहन खेलता है, तो इसमें क्या है, रोहन हो गया हमारा उद्देश्य, रोहन हो गया हमारा उद्देश्य और खेलता है हमारा हो गया विधेय। इसमें क्या है, मुख्य समापिका क्रिया नहीं है। इस वाक्य में समापिका क्रिया नहीं है, वो इसलिए क्योंकि रोहन खेलता है,
तो इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि रोहन खेल रहा है या वो खेलता है। मतलब वो, अगर यहाँ पे ये होता कि रोहन खेल चुका है तो फिर यहाँ पे मुख्य समापिका क्रिया आती, लेकिन वो खेलता है यानी वो खेल रहा है, तो यानी वो उसकी क्रिया क्या है, अभी जारी है, वो क्रिया समाप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे मुख्य समापिका क्रिया नहीं आएगी। दूसरा हमारा उदाहरण है मीता, मीता दौड़ती है ना। तो मीता हो गया हमारे यहाँ पे उद्देश्य और दौड़ती है हमारा हो गया यहाँ पे विधेय, विधेय, और मीता हो गया हमारा उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे भी मुख्य समापिका क्रिया नहीं आएगी क्योंकि दौड़ती है, तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि वो या तो दौड़ रही है या दौड़ती है। या अगर यहाँ पे ये होता कि मीता दौड़ चुकी है तो आता मुख्य समापिका क्रिया, है ना। समापिका क्रिया का अर्थ यही है कि वो तब इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है जब कोई कार्य पूरा हो चुका हो। अब यहाँ पे तो कार्य क्या है, हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे समापिका क्रिया नहीं आएगी। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है आकाश भागता रहता है, आकाश भागता रहता है, तो इसमें आकाश हो गया उद्देश्य और भागता रहता है वो हमारा हो गया विधेय, इसमें भी समापिका क्रिया नहीं है। श्याम पढ़ाई करता है, श्याम पढ़ाई करता है, तो इसमें श्याम हो गया हमारा उद्देश्य और पढ़ाई करता है हमारा हो गया विधेय, और इसमें भी मुख्य समापिका क्रिया नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई अभी जारी है, वो समाप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे मुख्य समापिका क्रिया नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। क्या होता है संयुक्त वाक्य, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। इस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, इसमें दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, लेकिन वो किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा या दूसरे शब्दों में हम बोले कि योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ये कुछ अव्यय दिए हुए हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, ये है और, या, तथा, एवं, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, फिर भी, अतः, पर आदि, है ना। तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इन अव्ययों या इन योजक शब्दों का जहां प्रयोग होता है तो वो वाले वाक्य होंगे हमारे संयुक्त वाक्य। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। वह सुबह मेरे घर आया और शाम को वापस लौट गया। अब देखो यहाँ पे दो उपवाक्य दिए हुए हैं। पहला उपवाक्य है वह सुबह मेरे घर आया, है ना। दूसरा उपवाक्य है हमारा शाम को वापस लौट गया, है ना। तो अभी दोनों उपवाक्य हैं, इनको हमने किससे जोड़ा, इस और समुच्चय बोधक अव्यय से, है ना। तो इसलिए ये हमारा हुआ संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण है हमारा वह बीमार है अतः आने में असमर्थ है। तो देखो एक जो उपवाक्य है हमारा वो ये हो गया वह बीमार है, दूसरा हमारा उपवाक्य ये हो गया आने में असमर्थ है। इन दोनों उपवाक्यों को हमने किससे जोड़ा,
अतः से, अतः योजक शब्द से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा हो गया ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है, राम ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। तो इसमें भी दो उपवाक्य हुए हमारे। पहला, राम ने बहुत मेहनत की। दूसरा हमारा उपवाक्य है वो है, परीक्षा में सफल नहीं हुआ, है ना। तो इन दोनों उपवाक्यों को हमने किससे जोड़ा? लेकिन, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से। इसलिए ये भी क्या हुआ हमारा? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया, है ना। तो इसमें भी हमने ये जो दोनों उपवाक्य हैं, इन दोनों को किससे जोड़ा? फिर भी, फिर भी योजक शब्द से, है ना। और इस प्रकार ये भी हुआ हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए आप क्या है, ये योजक या अव्यय शब्द याद करके भी इनकी पहचान कर सकते हैं कि जिन दो उपवाक्यों में या जिन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अगर और, या, तथा, एवं, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, फिर भी, अतः और पर, ये योजक शब्द अगर लगे हुए हैं किसी वाक्य में, तो वहां पे होगा हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य है जो कि इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है ना। तो संयुक्त वाक्य का निर्माण तीन प्रकार से होता है ना। तीन प्रकार से होता है। पहला है संयोजक अव्यय के द्वारा, दूसरा है विभाजक अव्यय के द्वारा, और तीसरा है हमारा विरोधक अव्यय के द्वारा। क्या होते हैं संयोजक अव्यय? पहले देख लेते हैं। वे अव्यय जो दो शब्दों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजक अव्यय वो होते हैं जो दो शब्दों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। और जो संयोजक अव्यय है हमारे वो है और, तथा, वह, इसलिए, एवं आदि। तो ये सब क्या है हमारे संयोजक अव्यय। एक दो उदाहरण से हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे गीता बाजार गई और सीता विद्यालय गई, है ना। तो गीता बाजार गई और सीता विद्यालय गई। तो यहाँ पे क्या है, ये दो उपवाक्य है और हमने दोनों को क्या करा है, इस योजक शब्द से, संयोजक शब्द से जोड़ा है ना। उसी तरह हम जैसे कथा का उदाहरण ले लेते हैं कि वह पढ़ाई करता है तथा खेल कूद में भी भाग लेता है। अब आप यहाँ देखिए, हमारा एक उपवाक्य तो ये हो गया, वह पढ़ाई करता है। दूसरा उपवाक्य हमारा हो गया, खेल कूद में भी भाग लेता है। लेकिन इन दोनों उपवाक्यों को हमने किससे जोड़ा? तथा से। तो तथा हुआ हमारा यहाँ पे संयोजक अव्यय। ठीक है, तो इस प्रकार संयोजक अव्यय वो होते हैं जो दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा विभाजक अव्यय, है ना। विभाजक अव्यय वे अव्यय जो उपवाक्यों में विभाजन
और विकल्प प्रकट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये अव्यय, इन अव्ययों का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब वाक्य में विकल्प की बात आती है ना। अभी उदाहरण से हम समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि विभाजक अव्यय कौन कौन से हैं। तो विभाजक अव्यय है हमारे या, अथवा, आदि, है ना। उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे आप आप चाय लोगे या शीतल पेय, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप चाय पियोगे या चाय लोगे या शीतल पेय, है ना। तो जहाँ पे विकल्प की बात आती है या विभाजन की बात आती है तो वहां पे होते हैं हमारे विभाजक अव्यय। देखो यहाँ पे, यहाँ शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे विकल्प की बात आ रही है, कि वो दो ऑप्शन, दो विकल्प दे रहा है कि आप चाय लोगे या शीतल पेय। ठीक है। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है परीक्षा सोमवार को होगी अथवा शनिवार को होगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी विकल्प आ रहे हैं कि परीक्षा सोमवार को होगी या शनिवार अथवा शनिवार को होगी। तो इस प्रकार जहां पे विकल्प या विभाजन की बात आती है तो वहां पे क्या है, हमारा विभाजक अव्यय होता है। ठीक है। तीसरा है हमारा विरोधक अव्यय। वे अव्यय जो दो परस्पर विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको बोलते हैं हम विरोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं पहले जान लेते हैं। विरोधक अव्यय किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, आदि, है ना। जैसे उदाहरण से हम समझे, वह अमीर है, वह अमीर है, लेकिन कंजूस है। तो देखो दोनों जो उपवाक्य हैं उनमें क्या है, आपस में विरोध उत्पन्न हो रहा है। अमीर भी है और लेकिन वो क्या है, कंजूस भी है। तो हमने इन दोनों को किससे जोड़ा, लेकिन से। ठीक है, लेकिन अव्यय से। उसी प्रकार हम बात करें कि मैं बाजार जाती ही- मैं बाजार जाती किंतु माँ ने मना कर दिया। ठीक है। मैं बाजार जाती, एक वाक्य हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा माँ ने मना कर दिया। अब ये दोनों उपवाक्य हैं, दोनों में क्या आपस में विरोध उत्पन्न हो रहा है ना। और ये किसके द्वारा होता है, हो रहा है एक किंतु अव्यय के द्वारा। ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें विरोध उत्पन्न हो रहा हो तो वहां पे कौन से अव्यय शब्द आएंगे, विरोधक अव्यय। और ये जो अव्यय है वो है किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, आदि। जहां पे इन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता हो वहां पे होगा हमारा विरोधक अव्यय। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो है मिश्र मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या होता है, अभी देख लेते हैं परिभाषा। मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं।
अब पहले हम ये देखते हैं कि वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय मतलब किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक भागों के बीच व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो वाक्य में दो या अधिक भागों के बीच भिन्नता, विरोधाभास या परस्पर विरोधी संबंध को व्यक्त करते हैं। वो होते हैं हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मतलब कि ये क्या करते हैं, दो वाक्यों में भिन्नता या परस्पर विरोधी संबंध को व्यक्त करते हैं। भिन्नता या परस्पर विरोधी संबंध, विरोधी संबंध को व्यक्त करते हैं, को व्यक्त करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का क्या है, परस्पर संबंध बताया गया है कि मतलब औरत का, कि जो औरत वहां पे बैठी है वो क्या है, मेरी माँ है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। तो जहाँ पे यदि और तो अव्यय शब्द आ जाए वहां पे भी क्या होगा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। जहाँ पे जो आएगा, जो अव्यय शब्द आएगा वहां पे भी हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य, है ना। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो जहां पे आश्रित उपवाक्य किससे प्रारंभ हो वहां पे भी क्या होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। सरल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य वे होते हैं जिनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वो होता है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं, जो मिश्र या मिश्रित वाक्य है इनमें किन किन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, वो है कि, यदि, चूंकि, जो, जब, तब, जिसे, जहां, ज्यों ही, जिधर, उधर, जैसे, वैसे, जितना, उतना, अगर आदि। आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे शुरू होने वाले जय वर्ण, जय से शुरू होने वाले शब्द और कि, यदि, चूंकि, ये सभी अव्यय अव्यय जिस भी वाक्य में हो, ये सभी अव्यय जिस भी वाक्य में हो वो वाला वाक्य होगा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। फिर देखो, फिर उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ उदाहरण, उनसे फिर समझ लेते हैं अच्छे से। वह मान गया कि उसने गलती की थी, वह मान गया कि उसने गलती की थी। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य और ये हो गया हमारा आश्रित आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य। और की हो गया हमारा यहाँ पे क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। उसी तरह सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, मैं उसे नहीं जानता, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। जो तुम्हारे साथ था, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। और ये दोनों उपवाक्य जो
यदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे भी होगा हमारा मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है। तीसरा है हमारा, यदि मैं नहीं आई तो तुम चले जाना। यदि मैं नहीं आई तो तुम चले जाना, है ना। देखो यहाँ पे यदि, यदि और तो, है ना, दोनों अवयवों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो जहां पे यदि और तो अवयव का प्रयोग होता है वहां पे भी हमारा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो आप मिश्र वाक्य की पहचान दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप इन जो अव्यय शब्द है इनको अच्छे से याद करके, है ना, कि कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं मिश्र वाक्य में, तो इन अव्यय शब्दों के द्वारा भी मिश्र वाक्य की पहचान कर सकते हैं। या फिर आप वाक्य को पढ़कर भी मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान कर सकते हैं, कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो वो वाला वाक्य होगा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे जब अभी हमने जब मिश्र वाक्य पढ़ा तो उसमें बार बार हमारे आ रहा था कि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, है ना। तो प्रधान उपवाक्य कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से जान लेते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है वो होता है प्रधान उपवाक्य, है ना। वह उपवाक्य जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं वो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, और जब क्लास हमने ये वाली क्लास शुरू करी थी तब भी हमने इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रधान उपवाक्य। उदाहरण से हम समझते हैं। राम स्कूल गया, राम स्कूल गया क्योंकि, राम स्कूल गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। राम स्कूल गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये राम स्कूल गया, तो राम हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और पढ़ना चाहता है हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो वो होगा, जब बारिश, जब बारिश होगी, होगी तब हम घर, तब हम घर में रहेंगे, है ना। तो इसमें जब बारिश होगी, जब बारिश होगी, है ना, तो ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। हम घर में रहेंगे, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य, है ना, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और जब और तब हो गए हमारे यहाँ पे अव्यय शब्द। ठीक है, तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इसी उदाहरण में समझ लिया था। ठीक है, अब बात आती है आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं, है ना। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। जो आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। पहला है हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, है ना। परिभाषा देख लेते हैं पहले हम। जो आश्रित उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं उनको संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जैसे गांधी जी, गांधी जी ने कहा,
कि सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो। अब देखो, ये जो उदाहरण है हमारा, उसमें गांधी जी ने कहा, ये तो हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य। अब यहाँ पे से देखो, कि सदा सत्य बोलो। कि सदा सत्य बोलो, तो ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य की से प्रारंभ हो, तो वो होंगे हमारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और ये भी हमारा देखो, ये आश्रित उपवाक्य है, वो भी किससे प्रारंभ हुआ है? की से प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा है हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके से प्रारंभ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक उदाहरण से इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे, यह वही लड़की है, वही लड़की है जिसकी माताजी अध्यापिका है। तो यह वही लड़की है ना? ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, है ना? और जिसकी माताजी अध्यापिका है, ये हो गया हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य, है ना? ये हो गया हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य यदि, जहां, क्योंकि, जैसे, जब, तब, यद्यपि शब्दों से बने होते हैं, वहां होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक एग्जाम्पल से इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे, मैं उस जगह, मैं उस जगह गया जहां, जहां मैंने, जहां मैंने जन्म लिया था। ठीक है, तो मैं उस जगह गया जहां मैंने जन्म लिया था। तो देखो, यहाँ पे जो आश्रित उपवाक्य है, वो किससे प्रारंभ हो रहा है? जहां से। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है? जहां क्या कर रहा है? जगह की विशेषता बता रहा है। मैं उस जगह गया जहां मैंने जन्म लिया था, तो यहाँ पे उस जगह की विशेषता बताई जा रही है। जगह की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, बताई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मिश्रित वाक्य थे हमारे, वो तीन तरह से, तीन उपवाक्य से बने हुए थे। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्रिया विशेषण उपवाक्य। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे आश्रित जो उपवाक्य हैं, उनका निर्माण तीन प्रकार से होता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो कि की से प्रारंभ होते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिनका प्रारंभ जिसका, जिसकी, जिसके से होता है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी जो आश्रित उपवाक्य यदि, जहां, क्योंकि, जैसे, जब, तब, यद्यपि शब्दों से बने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्कर्ष, आज हमने पढ़े रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जो कि हमने पढ़े हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, और मिश्र या मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य का निर्माण तीन प्रकार से होता है, जो कि हमने पढ़ा था। संयोजक अव्यय,
विभाजक अव्यय और विरोधक अव्यय के द्वारा। ठीक है, मिश्र या मिश्रित वाक्य है वो उनमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्यों को भी फिर हमने 3 भागों में बांटा था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद थे हमारे वो पूरे हुए। अब वाक्य रूपांतरण हम करेंगे अगली क्लास में। और अगर आज की क्लास मेरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।